हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये प्रश्न रहने वाले हैं आपके समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से। ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, समाजशास्त्र के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GIC एग्जाम के लिए GS का प्रैक्टिस सेट है और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। GDC एग्जाम का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और UGC नेट एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए RPSC ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम की तो उसका भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट समाजशास्त्र का देखने को मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का, GK का प्रैक्टिस सेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट और इसके अलावा इसके GS का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, जो कि यूपी PGT के एग्जाम के लिए है। आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसमें सारा आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया गया है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सेकेंड ग्रेड की बात की जाए तो समाजशास्त्र के इसके भी नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये लगभग सभी एग्जाम्स में होते हैं, ठीक है। आप सिलेबस जब देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ये थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स हैं, इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 100 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था, देखिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए गलत युग्म का चयन करना है ना। गलत कौन सा है? देखिए पहला है संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या मेलानोवस्की, दूसरा है लय यानी थीम्स ओपलर, तीसरा है संस्कृति के प्रतिमान ऑगमन, चौथा है जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या रॉबर्ट रेडफील्ड। बताएं यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पर लय की बात हो रही है, सांस्कृतिक लय है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा ओपलर ने दी थी, ठीक है। यहाँ पर संस्कृति के प्रतिमान हो जाएगा C, यहाँ पर राइट होगा। और ये ऑगबन का नहीं है, रूथ बेनेडिक्ट का है, ठीक है। किसका है? रूथ बेनेडिक्ट का है। रूथ बेनेडिक्ट की अवधारणा है, ऑप्शन C यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर बताएं सही क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक समाजशास्त्र। ये किसकी पुस्तक है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक समाजशास्त्र किसकी पुस्तक है? गिलेन एंड गिलेन की, ठीक है। गिलेन एंड गिलेन की है, ऑप्शन D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक में इन्होंने संस्था की विशेषताएं बताई थी, ठीक है। संस्था की इन्होंने विशेषताएं बताई थी, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। पहला तो इन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बताया, ठीक है। संस्था को क्या कहा? सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। संस्था क्या है? सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। दूसरा इन्होंने स्थायित्व को बताया है, दूसरा स्थायित्व हो जाएगा। तीसरा सांस्कृतिक उपकरण इन्होंने बताया। चौथा इन्होंने प्रतीक को बताया है। और पांचवा इन्होंने स्पष्ट उद्देश्य, ठीक है, स्पष्ट उद्देश्य को बताया। और लिखित व अलिखित परंपराएं होती हैं, ये भी इन्होंने बताया। लिखित व अलिखित परंपराओं की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो देखिए सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, स्थायित्व हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण है, प्रतीक है, स्पष्ट उद्देश्य है और लिखित व अलिखित परंपराएं, ये इन्होंने विशेषताएं बताई हैं संस्था की। गिलेन एंड गिलेन की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर, इन्होंने आभासीय समूह की बात की थी, ठीक है। आभासीय समूह की अवधारणा जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर के द्वारा दी गई थी, इसे भी आपको याद रखना है। और संस्था शब्द की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो प्रयोग है या संस्था शब्द की अवधारणा का प्रयोग है या किसने
बात की है, इस तरह से पूछा जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस में है उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य, अवशेष मूल्य। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर क्या होगा, सरप्लस वैल्यू होगा, यहाँ पर अतिरिक्त मूल्य होगा। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य होगा। किसकी अवधारणा है? कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। ठीक है, किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने यह अवधारणा दी है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है व्यावसायिक उप संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता होती है? जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, सभी प्रकार के अनौद्योगिक समाज। बताएं, व्यावसायिक उप संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? किसकी है? औद्योगिक समाज की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था? फिशर ने दिया था। केवल उप संस्कृति का सिद्धांत पूछा जाता है तो ये वेबर की अवधारणा है, ये भी आपको याद रखना है। केवल उप संस्कृति पूछा जाता है तो ये वेबर को हो जाएगा। नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो ये फिशर का हो जाएगा। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखें, संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? अभी आपको बताया गया था। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसने दी है? मोरिस ओपलर ने दी है। ठीक है, मोरिस ओपलर ने सांस्कृतिक लय की अवधारणा दी है। और रॉल्फ लिंटन की अगर हम बात करें, रॉल्फ लिंटन की अगर हम बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक तत्व की बात की थी। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व की बात की है। इसके अलावा प्रस्थिति व भूमिका की भी बात की, प्रस्तुति व भूमिका की भी बात की, और जिसमें प्रस्तुति के दो प्रकार, प्रदत्त प्रस्तुति व अर्जित प्रस्तुति इनके द्वारा बताए गए थे। ठीक है, रूथ बेंडिक्ट की बात करें तो सांस्कृतिक प्रतिमान की बात इन्होंने की है, सांस्कृतिक प्रतिमान। मेलिनोवस्की ने संस्कृति को साधन बताया था। संस्कृति को क्या कहा था? साधन, जो कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, या किसका कथन है? ऑप्शंस है टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, एच.सी. मेंजर। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने समूहों के वर्गीकरण में लघु समुदाय एवं वृहद समुदाय को अंतर्विष्ट किया है? पार्क एंड बर्गेस, होम्स, टॉनीज, रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लघु समुदाय और वृहद समुदाय किसके द्वारा बताए गए हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड। हालांकि इन्होंने 3 तरह के समुदाय की बात की थी। एक लघु है, फिर सेकंड नंबर पर मध्यम समुदाय आ जाएगा, और फिर वृहद समुदाय आ जाएगा। तो मध्यम समुदाय को भी आपको याद रखना है, एक साथ देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, होम्स ने मानव समूह की बात की थी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है मॉडर्न इंडियन कल्चर नामक पुस्तक है। ऑप्शंस और रॉल्फ लिंटन, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी हो जाएगी? मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी हो जाएगी? डी.पी. मुखर्जी की हो जाएगी, ढुजरडी प्रसाद मुखर्जी की हो जाएगी। इनकी बुक्स की अगर हम बात करें तो एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, ये इनकी बुक हो जाएगी एक। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ करके है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ है, इसे आप याद रखेंगे। व्यूज एंड काउंटर व्यूज। ठीक है, ये भी हो जाएगी।
और एक इम्पॉर्टेंट है डाइवर्सिटीज, ठीक है, डाइवर्सिटीज, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, व्यूज एंड काउंटर व्यूज और डाइवर्सिटीज, ये डीपी मुखर्जी की बुक से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सेंट साइमन, पियरे बोर्डियो, रॉबर्ट मर्टन, दुर्खीम। उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा ये किसके द्वारा दी गई है? ये कॉन्सेप्ट किसका है? बोर्दियो का है, ठीक है, बोर्दियो का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने संपत्ति व पूंजी के, संपत्ति या फिर हम कहें पूंजी के, इन्होंने 4 प्रकार बताए थे, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्स में पूछा जाता है? सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी हो जाएगा, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक पूंजी, ठीक है, तीसरा क्या होगा? आर्थिक पूंजी हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक पूंजी हो जाएगा। और फिर इसके अलावा प्रतीकात्मक पूंजी की बात की है। ये 4 तरह की पूंजी के प्रकार इनके द्वारा, बोर्दियो के द्वारा बताए गए हैं। और ध्यान रखेंगे किसके संदर्भ में बताए हैं? तो वर्ग विश्लेषण, ठीक है, वर्ग विश्लेषण के संदर्भ में इन्होंने बताए हैं पूंजी या संपत्ति के ये 4 प्रकार बोर्दियो ने, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? मैक्सिकन के 5 परिवार, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार, भारत के 5 परिवार। ऑस्कर लेविस की गरीबी संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? तो मैक्सिको पर इनका अध्ययन रहा था, 5 परिवारों पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी संस्कृति की अवधारणा ये यहाँ पर दिया गया है। निर्धनता की संस्कृति इस तरह से भी पूछा जाता है, या फिर दरिद्रता की संस्कृति, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका होगा? ऑस्कर लेविस का होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? पीटर बर्जर, एल्फ्रेड शुट्ज, गॉफमैन, एन.के. बोस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश किसने डाला है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर पीटर बर्जर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है? ऑप्शन से यहाँ पर देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, जिन्सबर्ग, रेमेटफोर्थ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा? सामाजिक संरचना की मुख्य समूह और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो कि समाजों को संस्थापित करता है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्सबर्ग, ठीक है, जिन्सबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना के कितने प्रकार बताए थे? ठीक है, संरचना के प्रकार कौन कौन से बताए थे और कितने बताए थे? ठीक है, कौन कौन से बताए थे, कितने बताए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? यहाँ पर देखिए, विकल्प ए है, संस्कृति वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया, सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। विकल्प बी है, संस्कृति का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। विकल्प सी, संस्कृति गौड़ है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। विकल्प डी, हम जो है वह संस्कृति है और जो हमारे पास है वह सभ्यता है। यहाँ पर मूलभूत अंतर पूछा जा रहा है संस्कृति व सभ्यता के बीच में। यहाँ पर क्या होगा, हम जो है वह संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वो सभ्यता कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृति और सभ्यता में सबसे पहले अंतर किसने किया था? तो ये अंतर अल्फ्रेड वेबर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड वेबर ने किया था सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता में अंतर। चलिए यहाँ पर देखिए, जनरीदिया एवं लोकाचार, इथॉस एंड इडोस की अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई? मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लिंडन, क्रोबर। डायरेक्टली ना देकर के इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, किसने बात की है? क्रोबर ने की है, ठीक है, क्रोबर ने की हो। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति को आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया? क्रोबर, फ्रेजर, बियरस्टेट, मेलानोव्स्की यहाँ पर है, बताएं।
बताएं, संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? रॉबर्ट बियरस्टेड ने। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, जो कि 1970 में आती है। ठीक है, संस्कृति, आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति की इन्होंने बात की है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आदर्श व्यवस्था और यथार्थ व्यवस्था की, तो ये किसके द्वारा, दो तरह की व्यवस्थाओं की बात की गई है, किंग्सले डेविस के द्वारा। किंग्सले डेविस ने दो तरह की व्यवस्थाओं की बात की है, आदर्श व्यवस्था और यथार्थ व्यवस्था। यहाँ पर क्या होगा, रॉबर्ट बियरस्टेड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट बियरस्टेड अगर हम इनकी बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान की, तो ये दो तरह के सामाजिक प्रतिमान की भी इन्होंने बात की है, या प्रकार हम कह लें। एक तो इनका संघात्मक है, संघात्मक प्रतिमान हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, सामुदायिक प्रतिमान। दूसरा यहाँ पर सामुदायिक प्रतिमान हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक प्रतिमान हो जाएगा। ये दो प्रकार रॉबर्ट बियरस्टेड ने बताए थे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, आर.के. मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर आर.के. मुखर्जी हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी की अगर पुस्तकों की बात की जाए तो इंडियन वर्किंग क्लास है, इंपॉर्टेंट है बुक्स, इंडियन वर्किंग क्लास, द सोशल स्ट्रक्चर, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि एग्जाम्स में आती है। एक डायमेंशन करके है, द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, ये इनकी बुक्स है, राधा कमल मुखर्जी की। साध्य एवं साधन मूल्य की इन्होंने बात की थी। ठीक है, साध्य व साधन मूल्य की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलेन एंड गिलेन, एम एन श्रीनिवास हैं यहाँ पर ऑप्शंस। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, यहाँ पर सही क्या होगा? यह किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट रेडफील्ड की। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है, और इस पुस्तक में इन्होंने कृषक समाज की बात की है। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा इन्होंने अपनी इस पुस्तक में दी है। इसके अलावा द लिटिल कम्युनिटी इनकी पुस्तक है, जो कि 1955 में आती है, 1955 में आती है। ठीक है, और इसी पुस्तक में इन्होंने लघु समुदाय की बात की है। ठीक है, इस पुस्तक में लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया? समनर, टॉनीज, रॉस, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा समनर। ठीक है, समनर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉस आप देख रहे हैं, ये सामाजिक नियंत्रण के जनक हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है? रॉस है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं हैं। ऑप्शन है संस्कृति, लोक नीतियां, सभ्यता या फिर परंपरा। ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं टाइलर के अनुसार क्या है? क्या कहा था इन्होंने? संस्कृति इन सभी की क्या है? जटिल समग्रता है। यहाँ पर संस्कृति कल्चर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, कल्चर यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शंस है राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, ए.आर. देसाई। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसकी पुस्तक हो जाएगी? राधा कमल मुखर्जी की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह कहना कि सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है किसका है? विकल्प में हेज है, हैकरवॉल है, मावरर है, इलियट एंड मेरिल यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है या किसका कहना है? ये मावरर का कहना है। ठीक है, किसका कहना है? मावरर का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बियरस्टेड क्या कहते हैं मानदंडों को? सामाजिक मानदंड
व्यवहारों को मापने का पैमाना है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये बियरस्टेट ने कहा है। बियरस्टेट सामाजिक मानदंडों को, व्यवहारों को मापने का पैमाना बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी। या उदाहरण है, ऑप्शन है संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृतिकरण, पर संस्कृति केंद्रवाद। बताएं यहाँ पर कौन सी अवधारणा होगी? यहाँ पर संस्कृतिकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण ये किसकी अवधारणा है? श्रीनिवास की है। श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने कहा कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर परिपक्व होती हैं, तब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर मैकेवर, ऑगबर्न, सोरोकिन, समनर। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर समनर हो जाएगा। ठीक है, समनर ने संस्था के उद्विकास की बात की थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सर्वप्रथम अगर आता है, सर्वप्रथम संस्था का प्रयोग किसने किया था, तब वहां पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? बियरस्टेट, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर ऑप्शन है संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, यह किसका कहना है? संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, किसका कहना है? रॉबर्ट बियरस्टेट का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। और दुबे की अगर हम बात करें, ठीक है, दुबे की बात करें तो इन्होंने कमार जनजाति पर अध्ययन किया है। ठीक है, कमार जनजाति पर, शामीर पेट पर इन्होंने अध्ययन किया है। ये फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसका अध्ययन रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा भी दी है, बहुल परंपरा, और इसके अलावा प्रभु व्यक्ति की, ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा भी इनके द्वारा, एस.सी. दुबे द्वारा दी गई है। आखिरी प्रश्न है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकमेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। मैक्सिको पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, इन्होंने लघु परंपरा और वृहद परंपरा, ये दो परंपराओं की इन्होंने बात की थी। द्विध्रुवीय परंपरा के नाम से भी इनका ये सिद्धांत या ये इनकी अवधारणा जानी जाती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। लघु परंपरा का संबंध स्थानीयता से होता है। ठीक है, स्थानीयता से होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वृहद परंपरा का संबंध, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा लघु परंपरा अलिखित होती है, अशास्त्रीय है। ठीक है, अशास्त्रीय होती है। और अगर हम बात करते हैं वृहद परंपरा की, तो ये लिखित होती है, शास्त्रों में इसका वर्णन होता है। ठीक है, ये शास्त्रीय होती है। तो ये अंतर है, इसका एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।